हाय। हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ अनकही चाहत पार्ट 32। रात में धीरज और रिशु डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। हरीश काका, खाना लगा दीजिए। हाँ हाँ बेटा। हरीश काका खाली हाथ किचन से बाहर आते हैं। काका, आपने खाना नहीं बनाया क्या? मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूँ? नहीं नहीं बेटा, आप खाना बाहर से ऑर्डर मत कीजिए। आज खाना निधि बिटिया बना रही है। क्या? मम्मा आज खाना बना रही है? मम्मा बहुत टेस्टी खाना बनाती है। रिशु खुश होते हुए बोलता है। हाँ, आज आपकी मम्मा बनाई है आपके लिए खाना। निधि बोलते हुए हाथों में बर्तन लेकर बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर बर्तन रखकर खाना सर्व करने लग जाती है। काका, आप भी बैठिए ना, हम आपको भी खाना लगा देते हैं। अरे नहीं बिटिया, हम कैसे बैठ जाएं? साहब बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, खा लीजिए। धीरज के कहते ही हरीश काका बैठ जाते हैं और खाने लग जाते हैं। निधि रिशु के कुर्सी के पास वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और खाने का निवाला तोड़ तोड़ कर रिशु को खिलाने लग जाती है। तभी दूसरी तरफ से धीरज भी खाना का निवाला तोड़ कर रिशु की तरफ बढ़ा देता है। छोटा सा बच्चा दोनों का मुंह देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था किसके हाथों से खाना खाकर किसका दिल तोड़ दे। मम्मा, मैं आपके हाथों से तो रोज़ खाता हूँ ना, आज मैं अपने डैड के हाथ से खाऊंगा। रिशु इतना कहता है और धीरज के हाथों से खाने लग जाता है। निधि अपना खाना खाने लग जाती है। सब सोने की तैयारी करने लग जाते हैं। मम्मा, आज रिशु ना डैड के साथ सोएगा। नहीं रिशु, चलो मैं आपको सुलाती हूँ, आप आओ मेरे साथ। इन्हें ज़्यादा परेशान मत करो। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अगर वो मेरे साथ सोना चाहता है तो सोने दो। धीरज रिशु को उठाकर अपने कमरे की ओर चला जाता है। निधि दोनों को देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे रोके दोनों को। निधि भी अपने कमरे की ओर चली जाती है, लेकिन अपने कमरे में जाने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैन होकर घूम रही थी। आज तक वो रिशु से अलग होकर कभी नहीं सोई थी, इसलिए बहुत अजीब लग रहा था। माँ की ममता होती ही ऐसी है, अपने बच्चे से एक पल भी दूर नहीं रह पाते हैं। निधि बेचैनी से अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता है तो धीरज के कमरे की ओर चल देती है। धीरज के रूम के बाहर आकर निधि खड़ी हो जाती है। अंदर जाऊं या ना जाऊं, वो यही सोच रही थी। हिम्मत करके वो गेट खोल के अंदर चली जाती है। अंदर धीरज रिशु को अपने बाहों में पकड़कर दूसरी हाथ से थपकी देकर सुला रहा था और खुद भी आंख बंद किए हुए लेटा था। निधि जब दोनों को इस तरह से सोए हुए देखती है तो रिशु को माथे पर किस करते हुए बाहर जाने लग जाती है। रुको। धीरज की आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। सॉरी, हमने आपको नींद में डिस्टर्ब कर दिया। हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। आप दोनों सो जाइए, हम जा रहे हैं। नहीं, तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं उस रूम में सो जाता हूँ, अब ये सो गया है। धीरज रिशु को अपने हाथों से छुड़ाकर उसे आराम से सुलाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट उठाकर उठकर बाहर चला जाता है।
निधि फिर से सोच में बैठी रह जाती है। क्यों कर रहे हैं आप हमारे लिए ये सब? क्यों आप हम पर एहसान किए जा रहे हैं? हमने आपको सच्चाई इसलिए बता दी थी ताकि आपको हम पर तरस आ रहा था। प्लीज़ मत कीजिए आप हमारे साथ ऐसा। हमें अब किसी और का एहसान नहीं चाहिए। हम जैसे हैं उसी हाल पर छोड़ दीजिए। मत दिखाइए हमारे बेटे को ऐसे सपने जो कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। क्यों आप उसके पिता बनने पर तुले हुए हैं? वो तो नादान है, लेकिन आप तो समझदार हैं। निधि के सवाल सुनकर धीरे से कदम रुक जाते हैं। मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। नहीं, आप हमारे सवालों के जवाब दिए बिना नहीं जा सकते हैं। निधि उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। इसीलिए हम आज तक किसी को सच्चाई नहीं बताए थे, क्योंकि हमें लगता था हमारी सच्चाई जानने के बाद सब हम पर तरस खाने लग जाएंगे। आप भी हमारे साथ वही कर रहे हैं। वैसे अगर आपको रिसु डैड बोलता था तो आपको गुस्सा आता था, और आपने हमारे बेटे को नाजायज़ तक बोल दिया था। लेकिन आज सुबह से हम देख रहे हैं आप उसके ऊपर प्यार लुटाए जा रहे हैं। इसका क्या कारण है, हम जान सकते हैं? निधि के बोलते बोलते आवाज़ तेज होने लग जाती है, जिससे रिशु नींद में कुलमुलाने लग जाता है। वो निधि को कुछ जवाब देता तभी उसकी नज़र रिशु पर चली जाती है और वो फिर से उसे थपकी देकर सुलाने लग जाता है। निधि धीरज को रिशु को सुलाते हुए देख रही थी। जब वो सो जाता है तो वो फिर से उठकर बाहर जाने लग जाता है। आपने फिर से हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। धीरज तेजी से पीछे मुड़ता है और निधि का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ जाता है। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमारा हाथ, दर्द हो रहा है हमें। धीरज अनसुना करते हुए उसे खींचकर अपने कमरे में ले जाता है। अब बोलो, तुम्हें क्या बोलना है और क्या पूछना है मुझसे? हम बस यही पूछ रहे हैं कि आप हमारे बेटे के साथ ये कैसा दिखावा कर रहे हैं? क्यों उसे एहसास दिला रहे हैं कि आप उसके पिता हैं? उसके सामने ये दिखावा मत कीजिए। उसके मन में झूठी उम्मीदें मत दीजिए जो मैं कभी पूरा ना कर सकूं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आप हमें और हमारे बेटे को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। आप जो उम्मीद दिखा रहे हैं ना, वो उसे तोड़ देगा। अगर उसे अभी तकलीफ़ होगी कि उसके पास पापा नहीं है, लेकिन वो सीख जाएगा जीना। धीरे धीरे अपने पिता के बिना जीना सीख लेगा वो। लेकिन जब तक आप उसके सामने ऐसे उसके पिता बनकर आते रहेंगे ना, तो हम उसे कभी नहीं समझा पाएंगे कि उसके पिता नहीं है। चुप! निधि के मुंह से धीरज जब ये सुनता है कि उसके पिता नहीं तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। दोबारा ये बोलने की कोशिश मत करना कि उसके पिता नहीं है। मैं उसका फादर हूँ और पूरे दिल से मैंने उसे अपना बेटा माना है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना बेटर होगा। सर क्या करें आप? अब हमें दर्द हो रहा है। धीरज ने उसके बाजू कसकर पकड़ लिया था। दर्द? तुम्हें दर्द हो रहा है? और तुम जब ये बोल रही थी कि उसके पापा नहीं हैं, तो सोचो मुझे कितना दर्द हुआ होगा। दर्द के मारे निधि की आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं।
जिसे देखते ही धीरज उसका बाजू छोड़ देता है। आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं? और आप किस हक से उसे खुद को पापा बुला रहे हैं? आप बताइएगा ज़रा। हम भी तो जाने एक रात में ऐसा क्या हो गया जो कल तक आप मेरे बच्चे को नाजायज़ बोल रहे थे, आज खुद को उसको पिता बनने पर जोर दे रहा है। मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है। तुम्हें जो सोचना है, जो समझना है, समझ लो। लेकिन मेरे बेटे के लिए अपने मुंह से नाजायज़ शब्द मत निकालना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या आपने मेरा बेटा लगा रखा है? वो आपका बेटा नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बेटा है, और हम अपने बेटे को किसी के साथ नहीं बांट सकते हैं। आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है। उसके असली पिता का नाम अमित है, आप नहीं। ये बात हम आपको बता चुके हैं। निधि के मुंह से अमित का नाम सुनकर वो बौखला जाता है। अच्छा, तो तुम्हारे बेटे का पिता का नाम अमित है। कहाँ है वो पिता? क्यों वो नन्ही सी जान को छोड़कर चला गया और पिता के प्यार के लिए तरस रहा है? क्यों उसे अपने पापा की शक्ल याद नहीं है? अब मैं उसका पापा हूँ और ये बात मैं प्रूफ करके रहूँगा, और तुम इस बात को जितनी जल्दी मान लो उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। क्या करेंगे आप अपनी बात मनवाने के लिए? हमारे बेटे की भावनाओं के साथ आप खेलेंगे? हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके दूर रहिए हमसे। यह आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा, समझे आप? दोनों की अभी तू मैं चल रही थी, तभी दरवाजे पर से किसी की रोने की आवाज़ आती है। रिशु अपने आंखों को मलते हुए रो रहा था। मम्मा, डैड, रिशु को नींद आ रही है। रिशु को सबने अकेला छोड़ दिया है। मम्मा। धीरज जल्दी से दरवाज़ा खोल देता है। वो रिशु उसे देखकर खुश हो जाता है। निधि भी उसे दिख जाती है। रिशु को आप दोनों के साथ सोना है। मम्मा चलिए ना, रिशु को सुलाइए ना। वो दोनों का हाथ पकड़कर बेड की ओर जाने लग जाता है। बच्चे के सामने दोनों अपने झगड़ा भूल जाते हैं। धीरज निधि उसके पीछे चुपचाप चले जाते हैं। रिशु बेड के बीचों बीच जाकर सो जाता है। निधि और धीरज दोनों तरफ लेट जाते हैं। धीरज निधि की ओर देख रहा था, जो अभी तक लंबे लंबे भाषण दे रही थी। मेरे बेटे से दूर रहो, मेरे बेटे को वो करो, मेरे बेटे को ये करो। अभी अपने बेटे के सामने उसकी ज़बान तक नहीं खुल रही थी। अभी बोले ना कि आप जाइए, मैं अकेले बेटे को सुला लूँगी। खुद तो बच्चे का दिल तोड़ना नहीं चाहती है और मुझे मजबूर करी उसका दिल तोड़ने के लिए। धीरज मन ही मन बड़बड़ा रहा था। रिशु की ओर देखता है तो सो चुका था। अपना हाथ धीरे से उसके हाथों से निकालकर रूम से बाहर निकल जाता है। निधि भी उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। धन्यवाद, आपने रिशु के सामने कुछ नहीं बोला। धीरज बिना मुड़े अपने कमरे की ओर चला जाता है। कितना अकड़ू है ये इंसान। हम ही पागल है जो इनसे धन्यवाद और सॉरी बोलने के लिए आते हैं। जितना इनसे दूर रहेंगे ना उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो यह हमारे बेटे को ही हमसे छीन लेगा, और हम ये कभी नहीं होने दे सकते हैं। हमें इनसे सतर्क रहना होगा। इनके सर पर तो एक नया ही भूत सवार हो गया है, हमारे बेटे को अपना बनाने का। रिशु को भी पता नहीं क्यों ही उनसे प्यार में पागल हुए जा रहा है। हमेशा डैड डैड करते हुए उसके पीछे ही रहता है। निधि, इन सब से तुम्हें दूर रहना होगा, इन सब से तुम्हें दूरी बनाना होगा।
निधि यही सब सोचते हुए अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और नींद की आगोश में चली जाती है। निधि सवेरे जल्दी उठकर वॉशरूम से नहा धोकर एक ब्लैक साड़ी पहनकर अपने बालों को पोंछ रही थी। ये ब्लैक साड़ी काका ने ही दिया था उसे, अपनी पत्नी वाली, जो निधि के ऊपर बहुत खिल रही थी। निधि अपने बालों को पोंछ रही थी तो उसे लगता है कि कोई पीछे से देख रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो धीरज खड़ा रहता है, जो उसे कब से देखे जा रहा था। आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? निधि धीरज का ध्यान भंग करती है। कहाँ हूँ मैं? निधि उसे आश्चर्य से देखने लग जाती है। ये कैसा सवाल है? सर, आप हमारे कमरे में हैं। हाँ, वो मैं रिसू से मिलने आया था। वो सच में रिसू से ही मिलने आया था। लेकिन निधि को देखकर वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन रिसू तो अभी सो रहा है। आप बाहर चलिए, हम उसे उठाकर लेकर आते हैं। नहीं मम्मा, रिशु तो नहीं सो रहा है। रिशु तो जग गया है। डैड, आप रिशु को गंगन करवाओगे ना? गंगन? धीरज को समझ नहीं आता है कि रिशु क्या कह रहा है। वो नहाने की बात कर रहा है। रिशु, डैड को परेशान मत करो, मैं आपको नहला दूंगी। नो रिशु, आज आप डैडा के साथ साबर लोगे। रिशु, मैं आपको नहा दूंगी, इन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। पता है मम्मा, आपको देव क्या बोलता है कि उसके पापा उसे रोज़ नहलाते हैं। आज मेरे भी डैड मुझे नहलाएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर निधि कुछ बोल ही नहीं पाती और चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। 1 मिनट रुको, डैड अभी टॉवल लेकर आते हैं। धीरज 2 तौलिया लेकर आता है, एक उसे उड़ाते हुए और एक खुद लेते हुए बाथरूम में चला जाता है। सब नाश्ता करके अपने रूम में चले जाते हैं। रिशु धीरज के साथ भी उसी रूम में चला जाता है। अब निधि के लिए सब बर्दाश्त करना बाहर हो रहा था। वो जल्द से जल्दी जयपुर से निकलना चाहती थी, क्योंकि रिशु धीरज को एक पल के लिए छोड़ रहा था। लेकिन जयपुर से निकलने से पहले धीरज को एक पार्टी अटेंड करना था और वो तैयार हो जाता है। तभी रिशु पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। डैड, रिशु को भी जाना है, आप ले चलो ना हमें। नहीं बेटा, आप पार्टी में बोर हो जाओगे। आप अम्मा के साथ घर पर रुको, मैं अभी गया और अभी आ गया। नहीं, मुझे भी डैड के साथ जाना है। रिशु को कोई प्यार ही नहीं करता है। रिशु गंदा बच्चा है ना, इसलिए उसे कोई प्यार नहीं करता है। डैड भी मुझसे प्यार नहीं करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। रिशु, स्टॉप क्राइंग। धीरज घुटनों के बल रिशु के पास बैठ जाता है। आपको क्या लगता है मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ? नहीं, आप मुझे घूमे घूमे कराने नहीं लेके जा रहे तो आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। मैं आपको वहाँ पर कैसे लेकर जाऊँ? वहाँ पर बहुत सारे बिजनेस क्लाइंट होंगे, मैं उनके साथ बिजी हो जाऊँगा तो आपका ख्याल कौन रखेगा? इसलिए आपको बोला हो घर पर रहने के लिए। आप अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पर रुक जाओ, डैड थोड़ी देर में आ जाएंगे। डैड, मेरे पास एक आइडिया है, आप मम्मा को भी ले चलो ना। मैं मम्मा के साथ रहूँगा, एंजॉय करूँगा और आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। रिशु, कहीं नहीं जाना है आपको, आप अपने कमरे में चलिए। बहुत ज़िद्दी हो गए हैं आप।
निधि इतनी तेज आवाज़ में बोलती है कि रिशु रोने लग जाता है। रिशु से मम्मा भी प्यार नहीं करती है, रिशु बैड बॉय है ना। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत प्यारे हो, लेकिन हर बात में जिद नहीं करते हैं ना। चलो मम्मा को माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। सच्ची मम्मा, आप मुझसे प्यार करती हो? निधि हाँ में सर हिलाती है। नो, आप रिशु से प्यार नहीं करते हो। निधि अब उसकी सारी शरारत समझ गई थी। और आप कैसे मानोगे कि आपकी मम्मा आपसे प्यार करती है? जब आप रिशु के साथ पार्टी में चलोगे। आपको पता है ना रिशु, मम्मा को पार्टी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन रिशु को तो पसंद है ना। मुझे अब पार्टी में जाना है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खाना होता है। रिशु को पार्टी का खाना बहुत अच्छा लगता है। डैड, आप कहिए ना मम्मा को, मुझे जाना है आपके साथ। ओके, अगर तुम्हारी मम्मा जाने के लिए तैयार है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरज निधि की ओर देखकर बोलता है। निधि को उस पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो मना कर देता तो सारी बात ही ख़त्म हो जाती। लेकिन हर कोई बच्चे के जिद के आगे पर हार रहा था। रिशु, सच में हमारे जाने का मन नहीं है। मम्मा चलो ना, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। आप चेयर पे बैठ जाना और रिशु घूम घूम कर सारा डिशेस खा लेगा। और रिशु को कुछ नहीं चाहिए, मुझे आइसक्रीम खानी है। रिशु इस तरह से जिद करता है कि निधि उसके आगे हार जाती है। ठीक है, हम आते हैं 2 मिनट में। हम रिशु को भी तैयार करके ले आते हैं। निधि रिशु को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में दोनों नीचे उतर कर आते हैं। निधि के पास जो कपड़े थे उसने पहना दिए थे, क्योंकि धीरज ने उसके लिए कपड़े मंगवा दिए थे। और रिशु के लिए भी ब्लैक कलर का 3 पीस सूट ही पहना हुआ था, जो बिल्कुल धीरज के जैसा था। निधि दिन की साड़ी पहनी हुई थी, उसने कुछ नहीं किया था, बस अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। और होठों पे बस हल्का सा लिपस्टिक लगा लिया था, जो निधि की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी थे। डैड, रिशु कैसा लग रहा है? बहुत प्यारे, चलो। धीरज उसके दोनों गालों खींचता हुआ बोलता है। थैंक यू डैड। ओहो, तो अब आपको थैंक यू भी बोलना आ गया है। मम्मा कहती है जो हमारी विश पूरी करते हैं हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। ओके, तो मैं आपका विश पूरी कर रहा हूँ। धीरज उसके साथ बात करते हुए आगे निकल जाता है। निधि भी उसके पीछे पीछे चल देती है। पिछली पार्टी को याद करते हुए धीरज को निधि का ख्याल आता है। वहाँ पे जाकर खुद का ख्याल रखना और अपना तमाशा और मजाक मत बनवाना। तुम मेरे साथ बाहर जा रही हो, इसलिए मेरे क्लास को मेंटेन करके रखना। ज़्यादा किसी से बात करने की कोशिश मत करना। तुम तो लोगों से बात करती रहती नहीं हो और दूसरे लोग तुम्हें घूर घूर के देखते रहते हैं। निधि का तो मन होता है अभी कभी करारा जवाब देकर अपने कमरे में वापस चली जाए, लेकिन रिशु के जिद देखकर वो चुप हो जाती है। जी सर, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा किसी से बात नहीं करने के लिए। गुड, अब चलो। तीनों निकल जाते हैं। पूरा चौधरी भवन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। चारों तरफ घर में रौनक लगी हुई थी। जिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी। रोते रोते उसकी आंखों से आंसू भी सूख गए थे। बिल्कुल इमोशनलेस होकर बैठी हुई थी।
पार्लर वाले उसको आकर सजा रहे थे। मैम, आप एक और बार खुद को देख लीजिए ना, आपका मेकअप कंप्लीट हो गया है। पार्लर वाले के कहने पर जिया नजर उठाकर खुद को शीशे में देखती है। कहाँ हो जयराज तुम? हम खुद को इस रूप में तुम्हारी दुल्हन बनते हुए दिखना चाहते थे, लेकिन देखो ना, आज हमारे नसीब ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। अब लगता है जिंदगी में तुम्हारा शक्ल दोबारा कभी देख ही नहीं पाएंगे। प्लीज जयराज, जल्दी से आ जाओ और इस सब से मुझे बाहर निकालो। हमारा दम घुट रहा है यहाँ पर। मन ही मन जिया फिर से गुहार लगाती है। तभी उसकी बड़ी माँ आती है। जानवी, चलो, कुआं पूजन के लिए जाना है। बारात आने वाली है, हमें ये रस्म बारात आने से पहले करना होगा। बड़ी माँ, वो हमें नहीं करना है ये शादी। जिया, मत करो जिद, अब कुछ नहीं हो सकता है, चलो। जिया चुपचाप उनके पीछे चल देती है। रुको बेटा, हमें तुम्हारी नज़र उतारनी है। जिया की मम्मी नज़र उतारती है और आंखों से काजल निकाल कर उसे लगा देती है। अब चलो। कितनी प्यारी लग रही है जानवी, तुम इस शादी को अपना लो। बेटा, तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा होगा और हम सब भी खुश हो जाएंगे। जिया बिना कुछ जवाब देते हुए आगे चली जाती है। जिया की माँ रोने लग जाती है। दीदी, हमें जानवी को इस तरह से देखा नहीं जा रहा है। हम उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरस गए हैं। जो बेटी हमारी एक मिनट भी चुप नहीं रह सकती थी, जब से दिल्ली से आई है तब से एक शब्द नहीं बोली है। हम अपनी बेटी को और दुखी नहीं देख सकते हैं। हमें कुछ करना होगा दीदी। नहीं सुलेखा, अब तुम कुछ नहीं करोगी। एक बार हमारे खानदान की इज्जत उछल चुकी है और अब दोबारा हमारे परिवार के साथ ऐसा मत करो। अगर जानवी की किस्मत में राजवीर से शादी ही लिखी है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं लिखी है तो भगवान ज़रूर कुछ चमत्कार करेंगे। हमें हमारे भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है, वो हमारी जानवी के साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। चलो, रस्म में देरी हो रही है, बारात किसी भी वक्त आ सकती है। सब जिया को लेकर कुआं पे चले जाते हैं। वहाँ उसे बिठाकर कुआं के मुंडेर पर हल्दी चंदन से सुरक्षित पूजा करवाते हैं और कुएं के पानी को निकालकर जिया के ऊपर छिड़क देते हैं। अब बेटा, कुआं को प्रणाम कर लो। जिया जिया कुआं को प्रणाम कर लेती है। सब उसे लेकर अंदर चले जाते हैं। इधर बारात भी बाहर आ जाती है। सब नाचते गाते हवेली में प्रवेश करते हैं। जिया का भाई ज्ञान जाकर दूल्हे को घोड़े पर से उतारते हैं। सब आरती करते हैं। दूल्हा को स्टेज पर बिठा दिया गया था। जिया का भाई ज्ञान आता है और जिया को चलने के लिए कहता है। जिया मना कर देती है। तभी उसके बड़े पापा आते हैं। जिया, जानवी, कोई तमाशा नहीं, चलिए। जिया के दो ताऊजी के लड़के थे। जिया के ताऊजी के लड़के थे और एक खुद का भाई ज्ञान था और एक बुआ का लड़का था। सब फूलों के झालर का कोना पकड़ते हुए खड़े हो जाते हैं। नीचे जिया माथे से घूंघट किए हुए चली आ रही थी। उन सब में रस्म होता है, दुल्हन को चेहरा ढक कर ही रहना होता है।
राजवीर भी अपनी दुल्हन को देखने के लिए बेताब होता है। राजवीर हाथ आगे करके जिया को ऊपर स्टेज पर लाता है। जिया उसका हाथ पकड़कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। अभी जयमाला डालने के लिए कहते हैं। दो लड़के स्टेज पर आकर जयमाला जिया के हाथ में जिया और राजवीर के हाथ में पकड़ा कर चले जाते हैं। जिया तो बस कठपुतली बनकर रह गई थी। जो जैसे बोल रहा था वो ऐसा कर रही थी, क्योंकि उसके बाहर आने से पहले उसके पापा ने वीडियो कॉल कर जयराज को दिखा दिया था, जिसकी कुछ दूरी पर एक लड़का उसके ऊपर बंदूक ताने हुए खड़ा था। देखो जानवी, गौर से देखो। जिया हाथ बढ़ाकर मोबाइल को छूकर जयराज को महसूस करने की कोशिश करती है। आंखों से आंसू का कतरा फिसल जाता है। अगर तुम इस लड़के को सही सलामत देखना चाहती हो तो तुम हमारे साथ कोई धोखा नहीं करोगे। तुम्हारे साथ जो भी शादी करना चाहता है तुम चुपचाप करोगे। बीच में कोई तमाशा करने की कोशिश नहीं करोगे, समझ गई? जिया बस हमें सर हिला देती है और सबके साथ शादी की रस्में करने के लिए जाऊं। इतने बोलकर उसके पापा उठकर चले जाते हैं। बाहर का शोर जिया का ध्यान भंग करता है। जिया दीदी, जानवी, माला पहनाओ। जानवी जयमाला राजवीर के गले में डाल देती है। राजवीर भी उसके गले में माला डाल देता है। छोटी मोटी रस्में खत्म होती है। तभी पार्टी में धीरज, रिशु और निधि भी पहुंचते हैं। धीरज रिशु को गोद में लिए हुए आगे आगे चल रहा था और निधि अपनी साड़ी संभालते हुए पीछे पीछे चल रही थी। कुछ लोगों की उन पर नजर ठहर रही थी। कितना प्यारा सा इनका छोटा सा परिवार है। निधि सामने देखती है तो जयमाला हो चुका था। कितना पक पक करने पर ध्यान दे रहे थे, उतनी ही तेज गाड़ी चलाते तो जयमाला नहीं छूटता हमारा। निधि को शादी की रस्म देखने का कुछ ज्यादा ही शौक रहता था। धीरज पीछे मुड़कर निधि को देखता है, जो अपने धुन में आगे चली जा रही थी और सीधे धीरज से टकरा जाती है। कौन है? सर उठाकर सामने देखती है तो धीरज गुस्से में डाले हुए खड़ा था। पहली बात तो तुम यहाँ पर मुझसे ऐसे मेरे से बात नहीं कर सकती हो। यहाँ पर मेरी कुछ रेपुटेशन है। मैं मिस्टर धीरज सिंह हूँ। यू गॉट इट? अब जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाओ आराम से और यशु को कुछ खिला पिला देना। मुझसे कोई भी बकवास करने की उलझने की कोशिश मत करना। निधि रिशु को गुस्से से धीरज की कुर्सी ले लेती है और एक तरफ जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और सामने होते हुए नज़ारों को देख रही थी। अब जिया को उतारकर सब मंडप की ओर लेकर जा रहे थे। निधि भी रिशु को लेकर खाने के स्टॉल की तरफ चली जाती है। उधर निधि और जिया आसपास होते हुए भी जिया के घूंघट के कारण निधि जिया को पहचान नहीं पाती है और जिया का ध्यान इन लोगों के बीच निधि की तरफ जाता ही नहीं था। वो इतनी लोगों के बीच निधि को कैसे पहचानती, इसलिए दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। धीरज भी ब्लैक सूट में सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बना गया था। धीरज सीधे जाकर राजवीर के पापा विश्वनाथ ठाकुर से मिलते हैं। विश्वनाथ ठाकुर धीरज को देखकर खुश हो जाता है। हेलो मिस्टर सिंह, हमें अच्छा लगा आप इस पार्टी में आए। अंकल, आपने इनविटेशन दिया था तो मुझे तो आना ही था। अब आपकी कंपनी की मार्केट फिर से खड़ी हो गई है। हाँ बेटा, अब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है, नहीं तो हमारी कंपनी की मार्केट तो पूरी तरह से डूब गई थी। तुमने उसके शेयर खरीद के हमारी कंपनी के रेपुटेशन को बचा ली है, नहीं तो आज हम सड़क पर होते हैं।
तुम्हारी वजह से ये खुशियाँ हमारे घर में आने को हुई है। अच्छा अंकल, आप ये बात सब छोड़िए, अपने बेटे के साथ एंजॉय कीजिए। धीरज एक तरफ आकर एक जूस का गिलास लेकर बैठकर पीने लग जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है। आई कैन सीट हर। श्योर। लड़की धीरज को देखकर बोलती है और उसके पास बैठ जाती है। हाय, माय नेम इज शेफाली। नाइस नेम। धीरज छोटा सा जवाब देता है। व्हाट इज योर नेम? धीरज सिंह। आर यू सिंगल? नो, आई एम मैरिड। और एक मेरा बेटा भी है। धीरज की बात सुनकर लड़की सीधे अर्श से फर्श पर आ जाती है। बट आपको देखकर लगता नहीं है कि आप मैरिड हैं। ओके वेट, तुम मेरे बेटे से मिल लो। रिसु उसके पास ही आ रहा था। धीरज उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाता है। रिसु धीरज के पास आ जाता है। मीट माय सन ऋषभ। रिशु, आंटी को हाय बोलो। डैड, कौन सी आंटी को? क्योंकि धीरज के अगल बगल चारों तरफ लड़की ही खड़ी रहती है और सब धीरज की लड़की और उस लड़की की बातें ही सुन रहे थे। धीरज सबको सुनाने के लिए उस लड़की को जवाब दे रहा था ताकि फिर कोई दोबारा उसके पास कोई ना आए। बेटा, इस आंटी को। धीरज सामने इशारा करता है। हाय आंटी। हेलो। और मैं कहाँ से तुम्हें आंटी दिख रही हूँ? लड़की तुनक कर वहां से चली जाती है। डैड, आंटी तो गुस्सा हो गई। आपने ही तो कहा था जो वो आंटी है। हाँ बेटा, आपने कुछ भी रॉन्ग नहीं बोला है। वो आंटी ऐसी ही है। तभी एक लड़की और आती है उसके पास। रिशु, इस आंटी को भी हाय बोलो। हेलो आंटी। आप सिंगल फादर हो? आपकी वाइफ नहीं दिख रही है। वो लड़की रिशु को इग्नोर करते हुए सीधे धीरे से सवाल करती है। बेटा जाओ, मम्मा को बुला कर लाओ एक बार। मम्मा, मम्मा आ जाओ, डैड बुला रहे हैं। रिशु वहां पर खड़े खड़े ही चिल्लाने लग जाता है। लड़की भी पीछे मुड़कर देखते तो निधि हाथ का इशारा करके पूछ रही थी कि क्या बात है। वो लड़की भी चुपचाप देखकर खिसक कर वहां से चली जाती है। निधि धीरज के पास आती है। क्या मैं शादी की रस्म देख सकती हूँ? आप थोड़ी देर के लिए इसे अपने पास रख लीजिएगा। ओके जाओ, लेकिन जल्दी आना, मुझे जल्दी घर निकलना है। निधि के चेहरे पर निधि मुस्कुराते हुए वहां पर चली जाती है जहां पर शादी की रस्में हो रहे थे। अब दुल्हा और दुल्हन तालाब के सामने खड़ा करके चांद को तालाब के पानी में देखने के लिए बोलते हैं, जिनसे उनके रिश्तों में शीतलता बनी रहेगी। निधि भी रस्म देखने के लिए जिया के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन पानी में जिया का प्रतिबिंब निधि को दिखाई दे जाता है। निधि जब जिया को देखती है दुल्हन के लिबास में तो आश्चर्यचकित हो जाती है। जिया, 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 तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? निधि भी जिया की आवाज सुनकर शॉक हो जाती है और अपने चेहरे पर से चुन्नी उतार लेती है। निधि। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं खत्म होता है। अब आने वाले भागों में जानेंगे कि
कि आगे क्या हुआ। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।